आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्या होता है और इस समय हमें किस तरीके का डाइट लेना चाहिए। डेंगू फीवर एक वायरस जनित रोग होता है जो कि मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर एडीज मच्छर होता है। जब ये हमें काट लेता है तो उसके बाद जो ये डेंगू के जो सिम्टम्स है वो 2 से 3 दिनों में दिखाई देते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेंगू फीवर। शुरुआती जो लक्षण होते हैं इसमें बहुत तेज़ बुखार आना, लगभग 103 से 105 डिग्री के बीच में इस समय बहुत तेज़ बुखार आता है। बहुत ज़्यादा जो मसल्स होती है उसमें क्रैम्प्स आना, बोन्स के या कह सकते हैं कि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न, ऐंठन या दर्द होना। इसके अलावा आँखों के चारों तरफ बहुत पेन होना, कई बार उल्टियाँ होना, ये सारे लक्षण इसके शुरुआती लक्षण देखे गए हैं। डेंगू फीवर सबसे पहले हमारे बोन मैरो में अटैक करता है। बोन मैरो वह चीज़ होती है जहाँ से हमारी ब्लड सेल्स बन रही होती हैं। तो बोन मैरो से 3 तरीके की ब्लड सेल्स बन रही होती हैं। एक तो हमारी आरबीसीज़ बनती है, डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होता है हमारी प्लेटलेट्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा जिनका जो लाइफ स्पैन होता है, किसका सबसे ज़्यादा कम होता है, वो होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है 4 टू 6 डेज़ का, और प्लेटलेट्स का जो होता है वो 1 टू 2 वीक्स का होता है। मतलब उसकी जो टोटल लाइफ होती है वो 1 टू 2 वीक की होती है। इसलिए जब भी हम डेंगू फीवर में आप देखेंगे, जब भी हम अपना लैब टेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम आते हैं। जब हम सेकेंड वीक में फिर से टेस्ट कराते हैं तो हमारा प्लेटलेट्स काउंट भी कम होना शुरू होता है। तो क्योंकि उसकी लाइफ जो स्पैन है वो क्योंकि 2 वीक का है, तो वो आपको सेकेंड वीक यानी 7 डेज से पता चलना शुरू होगा कि प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम होने लगा है। सो डेंगू फीवर में हम बात करें कि कितनी फेज़ होती है, तो डेंगू फीवर की 3 फेज़ होती है। पहला फेज़ जो होता है उसको फेब्राइल फेज़ कहते हैं, सेकंड फेज़ जो होता है उसका फेब्राइल, एंड थर्ड फेज़ जो होता है वो इसमें रिकवरी फेज़ में आता है। तो जो फेब्राइल फेज़ होता है वो फर्स्ट मतलब डे 1 जिस दिन आपको हुआ है, जब से हुआ है तब से लेकर 7 डेज़ का जो डे होता है उसे हम फेब्राइल स्टेज कहते हैं। उसके बाद का स्टेज क्रिटिकल या फेब्राइल, एंड देन रिकवरी स्टेज। तो अब हम बात करें कि फेब्राइल स्टेज में डाइट क्या होनी चाहिए। तो जैसे भी जब भी हमें कोई भी अगर वायरल फीवर हो रहा है तो उस समय सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में हाइड्रेशन को बढ़ाना है, और हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें लिक्विड का इंटेक अच्छा रखना है। लिक्विड का इंटेक आप किन किन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं? आप ले सकते हैं कोकोनट वाटर, आप ले सकते हैं लेमन वाटर, आप ले सकते हैं छाछ या फ्रूट जूसेस। इस तरीके से आप अपने हाइड्रेशन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में हम इस समय, क्योंकि जब भी कोई भी वायरस हमारी बॉडी में अटैक कर रहा होता है तो उसको इम्यूनिटी, सबसे पहला जो हमारा इम्यूनिटी होता है बॉडी का, वो उससे रिकवर करने में, उससे फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रोटीन वाली, जो जिसमें ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिले और गुड क्वालिटी का प्रोटीन मिले, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। साथ साथ में आपको इस समय अच्छा कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी वाली डाइट भी लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रोटीन डाइट तो आप ले रहे हैं लेकिन कैलोरी इंटेक आपका अच्छा नहीं है, या आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो उससे ये होगा कि जो आपकी बॉडी का फंक्शन है वो प्रोटीन, जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो प्रोटीन प्रोवाइड करने लगेगा, और जो बॉडी का, जो हमारा इन्फेक्शन से लड़ने का जो मेन मकसद है, जो काम है, वो प्रोटीन ना करके वो एनर्जी देने में ही लगा रहेगा। तो इसीलिए हमें गुड क्वालिटी का प्रोटीन और अच्छी मात्रा में कैलोरी का इंटेक इस समय करना चाहिए। साथ साथ में चूँकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें विटामिन सी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। विटामिन के जो होता है, विटामिन के रिच डाइट हमें इसमें लेना चाहिए। विटामिन सी डाइट में आपको सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं या जितने भी जो विटामिन सी रिच फूड होते हैं उनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो यह होता है हमारा फेब्रुअरी स्टेज में डाइट। अब हम बात करते हैं फेब्रुअरी स्टेज में। तो फेब्रुअरी स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में आगे ट्रैवल कर रहा होता है तो बहुत बार ये हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, और ऑर्गन को डैमेज करता है तो हमारा लिवर भी सप्रेस्ड होता है, हमारा स्टमक भी, इवन पूरा हमारा इसोफेगस जो होता है या हमारा जीआई जो होता है पूरा की पूरा सप्रेस्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें किस तरीके का भोजन, हमें बहुत सॉफ्ट, लिक्विड, सेमी सॉलिड डाइट का यूज़ करना चाहिए। ऐसी प्रोटीन हमें इस समय लेना है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम उसमें बात करें तो
उसमें दालों में मूंग की दाल का हमें यूज़ करना चाहिए। उसमें आप कैसी भी येलो मूंग या ग्रीन मूंग दोनों ही किसी भी टाइप की ले सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, गैस नहीं करती हैं। इसके लिए आप मूंग की दाल का प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, पनीर आप यूज़ कर सकते हैं। पनीर कुछ भी हैवी में नहीं होता है। जब हम वही दूध को, अगर कई बार होता है दूध मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है इस स्टेज में, क्योंकि कई बार होता है ना, मैंने बताया कि ऑर्गन डैमेज होते हैं, धीरे धीरे वो आपको डैमेज करना शुरू करता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो मिल्क का डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप उसको कर्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप इसको दही के फॉर्म में ले सकते हैं, राइट। तो इससे आपके गट फ्लोरा भी इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेशन का जो कैपेसिटी वो भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आप सेमी सॉलिड में खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, या ओट्स का पतला दलिया या खिचड़ी आप ले सकते हैं। मिल्क अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे दूध दलिया हो गया, या ओट्स दलिया हो गया, या ओट्स मिल्क हो गया। ऐसे करके आप इस समय अपनी डाइट को अच्छा रखें। प्लस बिल्कुल आपको ये नहीं करना है कि जूसेस नहीं लेना, जूसेस भी इस समय लेना है। लिक्विड इंटेक आपको पूरे ही टाइम में, जब तक डेंगू है, उसका जितने भी दिन हैं, उसमें हमको लिक्विड का इंटेक तो अच्छा रखना ही रखना है। तो अब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले उसमें बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी जो है वो है पपीते के पत्तों का रस। तो पपीते के पत्तों का रस बहुत बार हम बाहर सुनते हैं, लेकिन ये बहुत कोमल, जो स्टार्टिंग के जो बहुत छोटे छोटे पत्ते जो उसके पेड़ में सूख रहे होते हैं ना, वो वाले पत्तों का हमें रस बना के लेना है। अगर वो पीने में थोड़ा कड़वा लगता है तो आप इसको किसी भी दूसरे जूस के साथ इंक्लूड करके भी ले सकते हैं डेली, लेकिन हमें ये चीज़ करनी रहेगी। इसके अलावा आप गिलोय का भी रस ले सकते हैं, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और नहीं तो आप गेहूं के जवारे का रस, इसका भी आपको बहुत सारे जो मेडिकल शॉप है वहाँ पर भी आपको इजीली अवेलेबल है, तो आप गेहूं के जवारे का रस भी ले सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें हैं जो कि हमारे प्लेटलेट्स को काउंट को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे WBC को बढ़ाने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो उसमें कुछ रेमेडीज़ या कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है वो उसमें एक उसमें एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये हमारे अगेन इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जब हम विटामिन सी रिच फूड लेते हैं तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स जो घूम रहे होते हैं, पूरी में ट्रैवल कर रहे होते हैं बॉडी में, तो उसको एक्सक्रीट आउट, यूरिन के थ्रू पास आउट करने में ये हेल्प करता है विटामिन सी। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि विटामिन सी रिच फूड या जूसेस, या आप कोकोनट वाटर या आप लेमन वाटर अपना ज़रूर लेते रहें, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये यूरिन के थ्रू आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उसको पास आउट करने में हेल्प करेगा। सेकंड, आपने सुना होगा या बहुत टाइम से हम देख भी रहे हैं, कोरोना काल में भी हमने देखा है कि जैसे आपका इम्यूनिटी को और क्या चीज़ें इंप्रूव करेंगी, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, इन सभी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वायरल लोड होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा कर्ड भी आपको मैंने बताया था, तो कर्ड अगेन आपके डाइजेशन को सही रखेगा और आपके अगेन इसके लिए हेल्प करेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो सारी जो बीमारी होती है वो हमारी गट से ही होती है, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा, और एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो आपको दूसरी बीमारियाँ दूर रहेंगी आपसे। के लिए बस यही है कि कहीं पे भी अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी का ध्यान रखें। पानी जहाँ भी जमा हो रहा है उसको पहले चीज़ तो खाली कर दें उस जगह पे, या फिर उसको ढक कर रखें। जैसे हमारी सबसे ज़्यादा पानी की टंकियाँ ओपन रहती हैं तो उसको हमें ढक के रखें ताकि वहाँ पे मच्छर ना पनपे। इसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। घर के बाहर निकले तो फुल स्लीव्स के कपड़े, बच्चे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े वगैरह पहन के ही बाहर निकले, और एंटी रिप्लिकेंट जो भी जैसे कि आप ओडोमॉस होता है या और दूसरी चीज़ें होती है उसको अपने बॉडी पे यूज़ करें एंड अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू सो मच।